हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटोर वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन चैनल पर। आज सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पहला सेशन है। ट्रस्ट मी, ये कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है और एंटरटेनिंग भी है। और ये सीरीज मैंने दो लोगों के लिए डिजाइन की है। दो लोगों से मतलब ये दो टाइप के ऑडियंस के लिए डिजाइन की है। पहला, जो अभी जिन्होंने जस्ट बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट की है और आईटी के अंदर सर्वर से रिलेटेड अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होगी। स्पेशली खास होने का इसका रीजन ये है कि ये पूरी सीरीज में जो भी मैं आप लोगों को सेशंस दिखाने वाला हूं, जहां पर स्पेशली लैब्स होंगी, लैब से मतलब जो हम कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, वो वर्क करते हुए जो भी मैंने चीजें आपको शो करी है विदाउट एनी अनकट सीन्स है। अनकट सीन्स से मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो सेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंप्लीट की उसे मैंने कैसे फिक्स किया है। तो आपको रियल एनवायरनमेंट का भी एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है और उसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, राइट। दूसरा ऑडियंस मेरी यहां पर वो है जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि मैं अगर अपने पर्सनल बारे में बात करूं तो अभी 18 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है सर्वर्स के ऊपर मेरे को वर्क करते हुए। तो जब ये कंटेंट मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला था या करने वाला हूं, तो उसके अंदर कंटेंट के साथ साथ मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। जिस तरीके से जो मैंने चैलेंजेस फेस किए अपने एक्सपीरियंस में, लाइफ के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर या डिफरेंट कंपनीज के अंदर, और कोई भी रोल के साथ हो, चाहे वो एडी है, डीएनएस है, वीपीएन है, डायल अप सर्वर से कोई भी सर्वर रोल है जिसके साथ मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस की, वो वहां पर आप लोगों को भी मैंने शो किया है कि मेरे को किस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई थी, उनके साथ मैं किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाया। तो माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस सर्वर्स पे काम किया या काफी सारे हमारी ऑडियंस में से वर्किंग प्रोफेशनल्स ये बोल दे कि सर ये वाली प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी हुई थी, तो ऐसे केस में मैंने इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर दिया या आपने ऐसे सॉर्ट आउट कर दिया, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही आप ये सेशन देखो उसके बाद आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपको ऐसा कोई वर्क मिल जाए जो इस सर्वर से रिलेटेड हो, तो फिर आप उसे कैसे टैकल करेंगे, तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। प्लस आप इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपको उस तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की सीरीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्यों, वैसे तो और भी बड़े बड़े वेंडर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे रेडिट है, VMware है और Amazon है, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम क्यों लिया, या एप्पल है तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम क्यों लिया। आप खुद ही सोचो, मेरे को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बता दो जहां पर माइक्रोसॉफ्ट काम ना करती हो। करती है हर जगह। सो दैट्स अ रीजन कि इसलिए मैंने पहले माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिया, राइट। तो आज माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करे, लेंथी किए, ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब कभी हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की और बिल गेट्स साहब का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिल गेट्स फाउंडर है हमारे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के। और आज के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट इतना ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इतना बड़ा प्लेयर हो गया है कि आप कोई भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले लो जहां पर माइक्रोसॉफ्ट अवेलेबल ना हो, हर जगह अवेलेबल है ना। लेकिन अगर बात की जाए, क्या बिल गेट्स के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी या कुछ और चीजें नहीं थी, इस तरीके के चैलेंजेस नहीं थे? सो अगर मैं बात करता हूं बिल गेट्स के बारे में, तो बिल गेट्स ने अपना करियर स्टार्ट किया था, पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम है डॉस। माइट भी आप में से काफी सारे ऑडियंस या व्यूअर्स जानते हो इसके बारे में, लेकिन अगर नहीं जानते, क्योंकि इस सेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं, सो दैट आपको एक एक चीजें समझ में आ जाए और सर्वर्स की तरफ हम लोग जाएंगे आज इस एंड ऑफ द डे सेशन के अंदर। तो चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो बिल गेट्स ने जो पहला अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया था, विच इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। आज भी आप इसे यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा विंडोज के अंदर हम एक चीज यूज करते हैं विच इज कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट से पहले अगर मैं बात करता हूं, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। हमारे पास कोई भी ग्राफिकली मैकेनिज्म नहीं होता था, इवन हमारे कंप्यूटर के अंदर भी माउस का जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वो भी नहीं होता था।
अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट ये पहला कंसेप्ट पॉइंटर का लेकर आया, पहला पॉइंटर का कंसेप्ट लेकर आया था एप्पल। तो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो ग्राफिकली था, वहां पर पॉइंटर का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। और इधर माइक्रोसॉफ्ट का जो कॉम्पिटिटर है एप्पल, तो उन्हें कॉम्पिटिट करने के लिए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था विच इज विंडोज 1.0। ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि यहां पर यूजर्स जब भी कोई वर्क करेगा तो काफी सारे ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप आज के टाइम में अगर विंडोज 10 या विंडोज 11 पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा दिस पीसी का एक आइकन होता है, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं और जब क्लिक करते हैं तो वहां पर आपके पास एक एरो होता है। तो दिस पीसी का एक आइकन है, वो एक ग्राफिक्स है। एरो को जब आप लेकर जाते तो वो एरो भी एक ग्राफिक्स है ना। या आप कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बीन में चला जाता है और रिसाइकिल बीन का जो कंटेनर है वो भी एक ग्राफिक्स है। डेस्कटॉप पे जो आपको वॉलपेपर है वो भी एक ग्राफिक्स है। तो काफी सारे आपके पास ग्राफिक्स है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या डॉस के अंदर अगर मैं बात करूं इस तरीके के बिल्कुल भी ग्राफिक्स नहीं होते थे। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, उसी पे हम लोगों को वर्क करना होता था। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा फेवरेट स्लोगन है जो बिल गेट्स बोलते हैं, माइट भी आप लोगों को पता हो और माइट भी अगर नहीं पता है तो आप लोगों को बड़ी पता नहीं खुशी होगी कि नहीं होगी, लेकिन मजा जरूर आएगा। बिल गेट्स का कहना यह है कि आई ऑलवेज वर्क फॉर दोज हु आर लेजी। जी हाँ, यानी वो उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जो आलसी हैं। अब आप कहोगे क्या सर हम आलसी हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट अब मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लेजी पर्सन होते हैं वो लेजी तो ठीक है, वो अपने एक कंफर्टेबल जोन में पड़े हैं, लेकिन जब वो वर्क करने पे आते हैं तो वो मिनिमम टाइम के अंदर वो फटाफट वो सारी चीजें कर डालते हैं जो एक बंदा जो अच्छा लेजी नहीं होता वो नहीं कर पाता, वो लेजी पर्सन कर पाते हैं, है ना। तो कुछ ये सारी चीजें। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वहां पर पहला अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया था विच इज 1.0, जो बहुत ज्यादा इजीएस्ट हो गया था एज कंपैरिजन ऑफ डॉस। क्योंकि डॉस के अंदर हमें कोई फाइल बनानी है, फोल्डर्स बनाने हैं, फोल्डर्स नहीं बनते थे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या डॉस के अंदर, वहां पे डायरेक्टरीज बनती थी। विंडोज में डॉस हमारे पास फोल्डर्स बनते हैं, राइट। और ये जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था ये बनाया गया था डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप्स के लिए। इनिशियली अगर मैं बात करूं, पहले हमारे पास डेस्कटॉप ही होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे। तो डेस्कटॉप के लिए बनाया गया था या एंड यूजर डिवाइसेस के लिए बनाया गया। लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में अगर मैं दोनों ही कैटेगरी के बारे में बात करता हूं तो ये दोनों डिवाइसेस एंड यूजर डिवाइसेस हैं। एंड यूजर का मतलब ये है कि अगर मैं यूजर हूं, मैं ही इस पे काम करता हूं और कोई भी इंपैक्ट आता है मैं ही इसको ट्रबल शूट करता हूं या प्रॉब्लम्स को फिक्स करता हूं और ये मेरा ही है, तो इसका मतलब मैं एंड यूजर हूं, ठीक है। हाँ, ये चीजें बिल्कुल मत सोचना कि सर हम ऑफिस के अंदर भी लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं लेकिन वहां पे प्रॉब्लम हम फिक्स नहीं करते। लैपटॉप और डेस्कटॉप से मतलब आप समझ गए ना कि हम एंड यूजर हैं। कितना, केवल इतना सा। सो 1.0 जब इन्होंने डिजाइन किया तो ये एंड यूजर के लिए था। फिर इसके बाद काफी सीरीज और इन्होंने निकाली, काफी सारे और वर्जन्स के अंदर इन्होंने इन्वेंशंस करी। तो पहला था विच इज 1.0, देन 2.0, 3.0, 95, विंडोज 98, विंडोज मी, विंडोज, उसके बाद 2000 भी आया है, 2000 प्रोफेशनल, उसके बाद XP, विंडोज विस्टा जो कि बहुत ज्यादा फ्लॉप हुआ, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को इसे वापस लेना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11। सो रिसेंटली 11 है, बहुत जल्द 12 माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला है, राइट। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी अभी मैंने आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताए, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर कंप्यूटर्स है, एंड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम इन्हें सर्वर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सर्वर का मतलब ही है कि सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए हम सर्वर को यूज करते हैं। तो इनके अंदर उतनी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती जो हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला सर्वर लॉन्च किया था विच इज विंडोज NT, राइट। तो पहला सर्वर था। कितने हमारी फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने विंडोज NT पे काम किया है या NT के बारे में जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी वो भी जरूर बताना, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट का पहला जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज NT, सबसे ज्यादा फ्लॉप सर्वर रहा।
रीजन उसके काफी सारे थे, अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपनी बुराई कैसे करेगा, बट मैं आप लोगों को पर्सनली बता देता हूं क्योंकि मैंने जब सर्वर्स के बारे में बात कर रही थी, पढ़ना चालू किया था, स्टडी स्टार्ट की थी, तो विंडोज सर्वर 2003 मैंने पहली बार पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं एक बैक स्टेज गया विच इज विंडोज सर्वर 2000 पढ़ा था, तो तब पता लगा कि पहला सर्वर एनटी था और एनटी को फिर मैंने पर्सनली खुद डिप्लॉय किया, उसके अंदर चैलेंजेस देखे, फिर पता लगा कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनीज में बहुत सारी चैलेंजेस आते होंगे। जैसे जब आप एनटी को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मल्टीपल टाइम ही होता था कि हमें डिस्क यानी कि सीडी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता, एग्जैक्ट वहां से कंप्यूटर से निकालना होता था या सर्वर से इजेक्ट करना होता था। अगर हमने नहीं किया तो इंस्टॉलेशन दोबारा से बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाती थी। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, एनटी के अंदर रिफ्रेश बटन नहीं था। तीसरी प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास ह्यूज एनवायरनमेंट पे मैं काम कर रहा हूं और नंबर ऑफ यूजर्स एन नंबर होने वाले हैं, तो वहां पर इसके अंदर प्रॉब्लम थी क्योंकि इसका जो डेटाबेस था वो इतना ज्यादा कंपेटेबल नहीं था कि हम एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या यूजर्स को क्रिएट कर पाए। ये भी प्रॉब्लम थी। तीसरा, ट्रबल शूट के प्रोस्पेरस अगर मैं बात करता हूं, रनिंग एनवायरनमेंट में अगर आपका एनटी सर्वर ड्यू टू सम रीजन पावर ऑफ हो जाता है और उसके बाद आप पावर ऑन करते हैं तो 99% श्योरिटी ये है कि सर्वर को दोबारा से डिजास्टर रिकवर करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो डिजास्टर रिकवरी की टर्म है हम अपनी सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आमतौर पे विंडोज सर्वर एनटी के साथ ये चैलेंजेस आते थे, प्लस सिक्योरिटी भी लेस थी, राइट। तो बट पहला सर्वर था विच इज एनटी, राइट। जब इन्होंने ये पहला सर्वर लॉन्च किया, इसके बाद इनके इतने फेलियर्स हुए तो इन्हें पता लग गया कि हमें क्या क्या चीजों पे वर्कआउट करना है। इसके बाद इन्होंने अपना सर्वर लॉन्च किया विंडोज सर्वर 2000 एडवांस प्रो के नाम से। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, पावरफुल रहा और काफी सारे एनहांसमेंट्स किए थे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं माइक्रोसॉफ्ट का जो फाइल सिस्टम है विच इज एनटीएफएस, वो इन्होंने इसके साथ इंट्रोड्यूस किया था। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस या एडी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वो भी विंडोज सर्वर 2000 के साथ स्टार्ट किया था, राइट। तो ये यहां पर इनिशियली सर्वर के अंदर एनहांसमेंट्स थी। तो बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा अच्छा था, लेकिन हाँ यस ओके सर्वर था और जिनको प्रॉब्लम्स थी एनटी के साथ और 2000 के साथ ठीक ठाक था। फिर इनका जो रिलायबल सर्वर रहा अगला विच इज विंडोज सर्वर 2003, बहुत अच्छा था ये सर्वर। इसके अंदर इवन अगर मैं बात करूं हर सर्वर के अंदर वैसे हमारे पास एडिशंस होते हैं। जैसे आप विंडोज यूज करते हैं 10 या 11 तो आपने देखा होगा इसके अंदर हमारे पास एडिशंस यानी कि फ्लेवर्स होते हैं। और जैसे कि होम एडिशन है हमारे पास या प्रोफेशनल एडिशन है, एंटरप्राइजेज एडिशन है, इसी तरीके से सर्वर्स के अंदर भी हमारे पास एडिशन होते थे। सर्वर 2003 के अंदर अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइजेज एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन या वेब एडिशन, राइट। ये सारे एडिशन हमें विंडोज सर्वर्स के साथ मिलते थे। फिर जब ये पॉपुलर हुआ उसके बाद थोड़े दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नया सर्वर लॉन्च किया विद एनहांसमेंट्स और वो सर्वर था विंडोज सर्वर 2008। 8 के बाद आया 2012, 2012 के बाद आया 16, फिर 2019, फिर 2022। इनिशियली बहुत जल्दी 2025 भी लॉन्च होने वाला है। सो जैसे ही 2025 लॉन्च होगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे आप लोगों को उससे रिलेटेड पूरे के पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ज्यादा इंफॉर्मेशन सच नहीं है, तो हम अभी ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो विंडोज सर्वर 2022 से रिलेटेड स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो आई बिलीव कि काफी सारी चीजें आप लोगों को आज इस सेशन में पता लगी होगी कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, वो आप देख सकते हैं। वापस से मैं यहां पर लिस्ट आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां आप देख लें कि क्लाइंट के जो सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिस्ट है वो ये है और जो सर्वर्स में हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनकी लिस्ट ये है, राइट। और हम जो यूज करने वाले हैं इनिशियली अभी वो यूज करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2022, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डिटेलिंग के अंदर विंडोज सर्वर 2022 के बारे में। और एक ही चीज कहूंगा अभी मैं फिलहाल इस सेशन को यहीं रैप अप करते हुए कि अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करें और अभी ये सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज से रिलेटेड सेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तब तक एक ही मैसेज कन्वे करूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।